हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पूरा एक प्रीवियस का सेट है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा एंड लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा। ये पेपर 2 यानी सोशल साइंस का पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको चैप्टर वाइज क्लासेस भी मिलती हैं एंड साथ ही साथ आपको प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो आप 5 बजे की क्लास ज्वाइन करिएगा अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोशल साइंस कंप्लीट करना चाहते हैं। और साथ ही साथ आप 3 बजे की भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 3 बजे की क्लास में भी हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं। कंटेंट जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे खासे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है 31 से। पहला ही क्वेश्चन आपका आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है आदर्शन और रीजन को देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का मतलब ये जो सेट है थोड़ा सा हाई लेवल का है, थोड़ा सा अच्छा सेट जो है, क्योंकि 2022 के जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन बनाए गए थे। उसी से आपके दर्शन और रीजन के क्वेश्चन 2022 से ही बनना स्टार्ट हुए, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है, सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो आपका चेंज हुआ है। वहीं से आपका जो है लैंग्वेज घुमाया गया है। 2022 से आपको दर्शन और रीजन के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन आज का। इसमें बात कही गई है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक जो है भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। ठीक है, ये आपका आदर्शन है। रीजन जो दिया गया, उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य जो है चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो इसमें आपका जो है 31 का आंसर आपका सही होगा, थर्ड, यानी कि आदर्शन भी सही है और साथ ही साथ आपका रीजन भी सही दिया गया है। क्योंकि शाहजहां के शासन काल में जो हुआ था यानी वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं भव्य मतलब सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। क्योंकि जब शाहजहां का शासनकाल चल रहा था, तो उस टाइम मतलब अलग प्रकार की वास्तुकला का निर्माण हुआ, काफी भव्य जो है इमारतें बनाई गई। तो ये आदर्शन आपका जो है वो सही रहा। रीजन जो है, उनके शासन काल में अनवरत निर्माण यानी कि अलग अलग प्रकार की जो भव्य वस्तुएं मतलब वास्तुकला का निर्माण हुआ, जो इमारतें हैं वो बनी, मस्जिद बने, तो उनका जो है यानी कि जो निर्माण हो रहा था उसका विशेष रूप जो रहा वो आगरा और दिल्ली में देखने को मिला। यानी कि जब ज्यादा निर्माण किए गए वो आपका आगरा और दिल्ली में ही वस्तुओं का निर्माण हुआ। तो आपका आदर्शन भी सही है एंड साथ ही साथ आपका रीजन भी सही है। तो आंसर आपका थर्ड होगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 32 पे। 32 जो है इसमें भी आपका आदर्शन और रीजन का ही क्वेश्चन है। इसमें बात कही गई है 32 में कि राज वसूली जो है मतलब राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत जो है हल्ट जो है मैकंजी ने की थी। जो आपका महालवारी बंदोबस्त है, इसकी शुरुआत जो है हल्ट मैकंजी ने की। रीजन जो दिया गया, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। तो इसमें आपका जो है आदर्शन और रीजन दोनों सही हैं, बट क्या हो गया, इसमें आंसर जो है आपका होगा 4, यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इसमें बात कही जा रही है महालवारी बंदोबस्त की, और इसमें बात हो रही है राजस्व वसूली तथा कंपनी तक जो है इसे पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी वो प्रधान को ही थी, ना कि जिम्मेदार। जो जमींदार थे वो भी प्लस अपना कर्ज देते थे, यानी कि वो भी जो है राजस्व वसूली में जो भी उनका कर्ज होता था वो अपना दे जमा करते थे। ठीक है, तो आपका आदर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है, बट दोनों स्टेटमेंट क्या है, एक दूसरे के लिए सही नहीं है। आदर्शन और रीजन के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, सबसे पहले देखिए आदर्शन सही है, फिर आप देखिए कि क्या इसका रीजन सही है, फिर क्या दोनों एक दूसरे के लिए सही है या नहीं सही, क्या एक दूसरे की व्याख्या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो आंसर आपका इसमें 4 सही हो जाएगा। 33 पे चलते हैं। 33 है, इसमें बात कही गई है डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, यानी कि कौन सी किस वजह से जो है आपका लद्दाख जो है उसका छोटा तिब्बत भी उसको कहा जाता है। तो आपका भौगोलिक जो है समीप इसकी वजह से है, या फिर धार्मिक समानता की वजह से, या फिर भाषाई समानता की वजह से, या फिर सामान भोजन की वजह से। तो आंसर जो है 33, इसमें आपका आंसर जो है 4 सही होगा, यानी कि आपका बी सही है, धार्मिक जो समानता है।
क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 है, इसमें आपका आंसर जो होगा 33 का 4 ही होगा, क्योंकि क्या है इसमें बी आंसर सही है, आपका सी सही है और आपका डी भी सही है। ठीक है, भाषायिक समानता है, समान भोजन भी है और आपका धार्मिक समानता भी है। भौगोलिक समीप जो है ये आपका नहीं होगा, तो इसमें आपका आंसर जो है वो 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 34 जो है, इसमें बात कही गई है पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों मतलब क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि यानी जो पृथ्वी है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है उसमें सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, मान के चलिए आपकी ये पृथ्वी है, तो आपका जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वो यहाँ पर होता है, और सूर्य की किरणें क्या होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर सीधे पड़ रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है सबसे ज्यादा बारिश भी हो रही होती है एंड सबसे ज्यादा धूप भी सूर्य की जो है सीधी, क्योंकि किरणें जो है सीधी पड़ रही होती हैं, तो इस वजह से ऊष्मा भी बहुत ज्यादा मिल रही होती है। सीधे जब किरणें पड़ेंगी सूर्य की तो हीट भी ज्यादा होगी, यानी गर्मी भी ज्यादा हो रही होती है। तो इसी वजह से क्या होता है सदाबहार जो वन होते हैं यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्यों क्या है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, यानी सबसे ज्यादा जो है ऊर्जा यहाँ पे मिल रही होती है। मेन इसका तो रीजन क्या होगा, मेन रीजन यही है कि सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ रही होती हैं। अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, या फिर यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, या फिर यह मरुस्थल है, या फिर यह महासागरों से घिरा हुआ है। तो आंसर आपका जो सही होगा 34 का आंसर जो है 34 का फर्स्ट, यानी कि दोपहर का जो है सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, क्योंकि जब दोपहर का टाइम होता है तो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही होती है, और जब सीधी पड़ रही होती है तो जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, वो यहाँ पर ज्यादा पड़ रही होती है। इस वजह से ऊष्मा यहाँ पर ज्यादा आपको मिल रही होती है, जिसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर ही सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। तिरछी जो किरणें पड़ती हैं वो आपकी उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही होती हैं। ठीक है, जहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा। 35 पे चलते हैं। 35 जो है फिर से आपका आदर्शन और रीजन का ही क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा, यानी कि जो क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कंपनी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। यानी कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे। ठीक है, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। रीजन जो दिया गया वह व्यवसायिक और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो आंसर आपका इसमें कौन सा सही होगा, यानी कि 35 का आंसर जो है 2 सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, 35 जो है आपका क्वेश्चन नंबर, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दादा भाई नौरोजी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता रहे, बिल्कुल सही बात है, और वो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो इसमें आपका जो आंसर होगा, इसमें आपका आंसर जो है थर्ड ही सही होगा। एक मिनट। 35 का जो आपका आंसर होगा, 35 का इसमें आपका 2 आंसर होगा, सॉरी माफ करिएगा, इसमें आपका आंसर जो है 2 सही होगा। थोड़ी सी गलती हो गई, माफ करिएगा। आंसर आपका इसमें 2 सही होगा, क्योंकि दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता रहे, क्योंकि क्या थे, गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, लेकिन बात इसमें कह दी गई लास्ट में कि कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, तो ये लाइन आपकी यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। इसी वजह से जो है ए आपका गलत हो जाता है, बी आपका यानी कि आर आपका सही हो जाता है कि वह व्यवसायिक और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो आंसर आपका 2 होगा, यानी ए गलत है बट आर आपका सही हो जाएगा। थर्ड आपका नहीं होगा, उसके लिए माफ करिएगा। आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें वो अध्यक्ष बने थे। 36 पे चलते हैं। 36 जो है, पहाड़ी क्षेत्रों में आप रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब क्या हो रहा है, रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण किया जा रहा है। तो इसका अति उपयुक्त रीजन क्या रहा, पहला है पहाड़ी लोग जो है रेल मार्गों को बना रहे हैं,
या फिर इसे संभव करने के लिए उन्नत जो है प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, या फिर पहाड़ों में जो है रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है, या फिर पहाड़ जो है क्षयी मतलब महाक्षयित हैं। तो आंसर आपका जो है 36 का आंसर आपका सही होगा 2। 36 का आंसर 2 सही है, यानी इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, यानी बहुत सारी तकनीकी जो है विकसित हो रही, काफी डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में सभी जगह, जिससे क्या है यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर रेल मार्ग का प्रयोग किया जाएगा, कुछ नया करने के लिए प्रौद्योगिकी का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, कुछ नया डेवलप करने के लिए आप जो है कुछ प्रौद्योगिकी का विकास होगा, यहाँ पे जानिए कि जहाँ पे कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया विकसित हो रहा है, तो प्रौद्योगिकी उन्नत कर रही है, तो आंसर आपका जो है वो 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 37 पे। 37 है, इसमें बात कही गई है जेम्स मिल ने सन 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित की, यानी जो बुक थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको क्या किया 3 भागों में प्रकाशित किया। बी जो है इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों जैसे प्राचीन, मध्य और आपका आधुनिक में बांटा। तो आंसर जो आपको देना है कथनों ए तथा बी को, मतलब बी को ध्यान से पढ़े। अब इसमें आपको देखना है कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। तो 37 जो है इसमें आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 37 है इसमें आपका आंसर फर्स्ट है, यानी कि ए सही है, परंतु क्या है आर जो है वो यानी बी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनको 3 कालों में इन्होंने डिवाइड किया था, लेकिन प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल आपका नहीं था, तो यही आपका आंसर यहीं से गलत हो जाता है। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। फर्स्ट यानी कि ए जो स्टेटमेंट दिया गया वो आपका सही है। जेम्स मिल ने सन 1817 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में प्रकाशित किया था, तो बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। बट ये जो 3 भाग थे वो प्राचीन, मध्य और आधुनिक नहीं थे, ये भी ध्यान रखिएगा, तो आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 38 पे। इसमें बात कही गई आदर्शन और रीजन का है। आप खुद ही देख सकते हैं कि इस सेट में आपको कितने आदर्शन और रीजन के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और आदर्शन और रीजन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि 2022 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वो काफ़ी अच्छा सेट है, यानी अगर आप 2022 के ऑनलाइन एग्जाम के सारे सेट अच्छे से लगा लेते हैं तो आपका माइंड काफ़ी डेवलप होगा, आपको काफ़ी लैंग्वेज समझ में आएगी, क्योंकि माना यही जाता है कि 2022 में जो भी एग्जाम हुए थे, जो भी सेट में शिफ्ट में, तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन बने थे। तो अगर आप 2022 के पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप जो इसमें आदर्शन दिया गया है, जो रीजन दिया गया है, वो हम लोग समझ लेते हैं। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत में भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। रीजन जो दिया गया है जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की जो है संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो इसमें आपका आदर्शन और रीजन जो है 38 का 4 सही होगा, यानी कि जो है ए और आर दोनों सही हैं, बट क्या है आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात जनजाति के बारे में की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे जो बात हो रही है कि जमीन है, जंगल है, घास के मैदान है तथा पानी जो पूरे कुनबे का होता है, वो क्या है सभी की संपत्ति, मतलब कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका जो है उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर कर सकते हैं। तो ये है तो दोनों बातें सही, बट क्या हो रहा है दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है भाषा तथा संगीत भी शामिल है, ठीक है। बहुत जो है विशिष्ट, यो मतलब बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं, तो इसमें आपका आंसर तो दोनों सही है, बट क्या हो रहा है दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, तो आंसर आपका 4 होगा कि ए और आर दोनों सही है, बट ए आर की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। 39 पे चलते हैं। 39 फिर से आपका आदर्शन और रीजन का ही क्वेश्चन है। इसमें बात कही गई है 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग-अलग राज्यों में बांटा गया है। इसका रीजन जो दिया गया है सन 1966 में पंजाब का विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषाओं के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए है। तो इसमें आदर्शन दिया गया एंड आपका रीजन भी है। तो 30 जो आपका 39 है इसमें आपका 4 ऑप्शन होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं,
और ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात जो कही जा रही है कि 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत और मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। ठीक है, और यहाँ पे जो बात हो रही है 1966 में पंजाब का भी जो है विभाजन दो राज्यों में हुआ, जिसमें पंजाब पंजाबी भाषाओं के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए थी। तो इसमें अलग अलग बातें कही जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 1960 की बात हो रही है और यहाँ पे 1966 की बात चल रही है। तो इस वजह से स्टेटमेंट जो है वो दोनों सही है, लेकिन क्या है दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तो आंसर आपका जो है 4 सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 40 पे। इसमें बात कही गई है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, कि सन 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। यानी कि सन 1770 में बंगाल में क्या हुआ, एक अकाल पड़ा, जिसमें क्या है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। बी जो है, इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो इसमें आपका जो आंसर होगा, यानी ए सही है किंतु बी गलत है, या फिर ए गलत है किंतु बी सही है, या फिर आपका होगा ए और बी दोनों सही हैं, या फिर ए और आपका बी दोनों गलत हैं। तो आंसर आपका थर्ड होगा, यानी ए भी सही है और आपका बी भी सही है। क्योंकि क्या हुआ था, सन 1770 में बंगाल में अकाल यानी भयानक अकाल पड़ा था, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस अकाल में क्या है, बंगाल की 1/3 आबादी जो थी वो खत्म हो गई थी। यानी कि 1 करोड़ लोगों, जब लोग खत्म हो जाएंगे, जिनकी मृत्यु हो जाएगी, तो 1/3 आबादी खत्म हो जाएगी। आंसर आपका थर्ड सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 41 पे। पेरिया पूर्णम जो है एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है। यानी कि जो तमिल कृति है उसको, इसके बारे में हमको किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है इसके माध्यम से। तो पहला है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, या फिर सिपाहियों और जो है सैन्य जनरलों के बारे में, या फिर विद्वानों और कवियों के बारे में, या फिर राजाओं और रानियों के बारे में। तो 41 का आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में हमको क्या है, पेरिया पूर्णम से जो एक तमिल कृति है इसके बारे में हमको जानकारी, यानी इसके माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त होती है जो साधारण पुरुष और महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा किस लैंग्वेज में लिखी गई है, आपका तमिल में लिखा गया है, क्या है ये कृति है एक। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 42। इसमें बात कही गई है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। यानी कि 7वीं शताब्दी जब आई तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसपे लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया था। तो पहला है व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, या फिर सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, या फिर केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, या फिर सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 42 है, 42 का आंसर होगा 2, यानी कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। तो इसमें क्या हुआ था, क्योंकि पुराने टाइम में ये था कि जो ऊंचे कुल में जन्म लेते थे उनको जो जन्म लेते थे उनको अच्छा माना जाता था, लोग उनका सम्मान करते थे। जो नीचे धर्म में कुल में जन्म लेते थे तो उनको लोग हीनता की भावना से देखते थे। तो इन विचारों पर क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों के सवाल उठना शुरू हुए, क्योंकि लोग क्या मानते थे, सामाजिक विशेषाधिकार यानी व्यक्ति को जो है उनके जन्म के आधार पर उनको जो है अधिकार मिलते थे। मान लीजिए जो ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता था उसको यानी ज्ञान विद्या का ज्ञान पढ़ने को मिलता था, उसको बहुत सारे जो है अधिकार दिए जाते थे। और जो नीचे कुल में जन्म लेता था यानी जो नीची कास्ट में जन्म लेता था उसको उतने सारे अधिकार नहीं दिए जाते थे। तो इस पे क्या है, लोगों के विचार जो थे यानी क्वेश्चन करना शुरू किया, सवाल उठे कि आखिर ऐसा क्यों है कि जन्म के आधार पर हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं कि लोगों को क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे। तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 43 पे। 43 जो है इसमें बात कही गई है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। यानी कि पृथ्वी के जो चारों ओर वायु की पतली परत होती है उसको क्या कहा जा रहा है, वायुमंडल कहा जा रहा है। ठीक है, तो
कौन सी ऐसी चीज है जो वायु के पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो पहला है पृथ्वी पर चट्टानें और जो महासागर है इसकी वजह से है, या फिर चांद का गुरुत्वाकर्षण है, या फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, या फिर सूर्य की ऊष्मा है। तो बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर जो होगा थर्ड, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या होता है कि जो मतलब जो पतली परत है वायु की, वो क्या है पृथ्वी के आसपास मतलब बनी हुई है, उसके चारों पृथ्वी के चारों ओर बनी हुई है। तो ये किस वजह से बनी हुई है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ही वजह से है। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 44 पे। 44 है, इसमें बात कही गई है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ जो है सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? तो पहला है संसाधनों के जो है खपत को घटाना, या फिर संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, या फिर संसाधनों का पुनः चक्रण, या फिर वस्तुओं का पुनः उपयोग। तो आंसर जो है आपका 45 मतलब 44, इसमें आपका आंसर सही होगा थर्ड, यानी कि आपका ए सही है, सी सही है और आपका डी सही है। यानी संसाधनों की जो है खपत को घटाना भी होगा और आपका संसाधनों के उपयोग में वृद्धि भी होगा, और आपका डी होगा यानी वस्तुओं का जो है पुनः उपयोग। तो आंसर आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। पुनः चक्रण आपका गलत होगा, यानी कि 1 मिनट 44 का आपका थर्ड होगा, यानी कि आपका जो है बी ऑप्शन नहीं होगा, यानी संसाधनों के उपयोग में वृद्धि। तो आंसर आपका जो है वो थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 45 पे। 45 जो है इसमें बात कही गई है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही विकल्प को आपको चुनना है। तो पहला है सन 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई, या फिर HSRA के सदस्यों ने जो है सरर्स नामक पुलिस अफसर की जो है हत्या कर दी थी, या फिर भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, या फिर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह जो है कोटला ने इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें आपका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा 45 का आपका फर्स्ट, यानी कि 45 का फर्स्ट आंसर होगा, यानी कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना की गई थी। क्योंकि इसमें क्या है निगेटिव का हमको निगेटिव आंसर देना था, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से लास्ट तक पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में नहीं लिखा होगा तो आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, अच्छे से समझ करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा, क्योंकि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना नहीं की गई थी, बट हमको क्या है निगेटिव का निगेटिव आंसर था, तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 46 पे। हमारी पृथ्वी का वास्तविक जो है निरूपक प्रतिरूप है? तो आपका रंगवी है, गेंद है, या फिर ग्लोब है, मानचित्र है, या फिर उपग्रह से प्राप्त चित्र है। तो पृथ्वी का जो है वास्तविक निरूपित प्रतिरूप आपका क्या होगा? ग्लोब होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि पृथ्वी जैसी भी है वैसा आपको ग्लोब के अंदर नजर आता है, यानी ग्लोब में पृथ्वी में जो भी जैसा भी बना हुआ है, जितना झुकी हुई है पृथ्वी उतना ग्लोब भी है। जो भी मतलब जहाँ पे भारत है, जहाँ पे जो भी एशिया महाद्वीप है, अब दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी महाद्वीप, सब कुछ क्या है ग्लोब पे भी है और सब कुछ पृथ्वी पर भी है। तो प्रतिरूप जो है आपका ग्लोब हो जाएगा। अगर ग्लोब का आपको समझ लेते हैं, ग्लोब का अगर आपने देख लिया तो आप पृथ्वी को देख चुके। तो इसमें आपका आंसर क्या है? 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पे। 47 जो है इसमें बात कही गई है, यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 47 है इसमें बात कही गई है रूढ़बद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। ठीक है, अगला है तर्क। इसमें क्या दिया गया है? रूढ़बद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जो है जड़ देती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रूढ़बद्ध धारणाएं जो बनी हुई है, मान लीजिए जो लड़की है उसको स्पोर्ट में बहुत इंटरेस्ट है और स्पोर्ट में बहुत अच्छा कर भी रही है, लेकिन क्या है कि वो इस इन्वायरमेंट से है जहाँ पर लड़की को स्पोर्ट खेलना अलाउ नहीं किया जा रहा है, जहाँ पर क्या है
लोगों की ये धारणाएं बनी हुई कि लड़कियां घर का काम करेंगी, वो बाहर का काम नहीं कर सकती, बाहर का वर्क नहीं कर सकती, वो कुछ मतलब किसी भी फील्ड में नहीं जा सकती। तो क्या है, जो उनके सपने हैं या फिर जिनमें उनका इंटरेस्ट है, जिनमें वो रुचि लिए हुए हैं, उनको क्या है, उसमें वो कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जिसमें भी वो अच्छे हैं उसके उस क्षेत्र में वो नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, क्योंकि लोग जो हैं वो अलाउ ही नहीं करेंगे। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती। रीजन जो दिया गया है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें जो है व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, लेकिन जब उनको मौका ही नहीं दिया जाएगा कुछ बेहतर करने के लिए, उनको इन्वायरमेंट ही ऐसा नहीं दिया गया, उनको प्रैक्टिस ही नहीं करने को मिली, तो अगर उनमें कुछ क्वालिटी भी होगी तो भी आप देखने को नहीं पाओगे। तो बिल्कुल सही बात है, रीजन भी सही है और आपका तर्क भी सही दिया गया है, यानी दर्शन भी सही है, उसका रीजन भी सही है। तो आंसर आपका थर्ड होगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है, क्योंकि रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं बनी हुई हैं। मान लीजिए लड़की जो है, आप उसको कभी बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं, कुछ बाहर करने ही नहीं दे रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या क्वालिटी है। ठीक है, तो रूढ़िबद्ध धारणाओं की वजह से भी क्या होता है, हम कौशलों को नहीं पहचान पा रहे होते हैं। तो आंसर आपका जो है थर्ड सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 48 पे। इसमें बात कही गई, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को जो है उड़ाती हैं, पवन कैसे बहती हैं, यानी जो पवनें होती हैं वो सूखी पत्तियां जो होती हैं सड़कों पर पड़ी उनको क्या कर रही हैं, उड़ा रही हैं। तो पवन जो है वो कैसे बहती हैं, तो पहला है संघनित वायु की गति, या फिर पौधों और जीव जंतुओं की गति, या फिर उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, या फिर निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। तो क्वेश्चन नंबर जो है 48, इसमें आपका आंसर सही होगा, यानी कि 48 का आंसर सही होगा थर्ड, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो है पवनें बहती हैं, यानी कि उच्च दाब क्षेत्र जो होता है उससे क्या है, निम्न दाब की ओर ये बह रही होती हैं। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 49 पे। 49 है, इसमें बात कही गई है, कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। यानी कि ए जो दिया गया है, वेद समाज की स्थापना सन 1864 में मद्रास में हुई। बी जो है, वेद समाज जो है आर्य समाज से प्रेरित था। तो 49 जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 49 है, इसमें आंसर जो सही होगा ए, यानी ए सही है, किंतु आर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वेद समाज जो है आर्य समाज से प्रेरित नहीं था। तो ये आपका गलत होगा, बट ए सही है कि वेद समाज की स्थापना सन 1864 में मद्रास में हुई थी। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा, इसमें आपका आंसर जो है वो फर्स्ट सही हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो ये स्टेटमेंट दिया गया है सीधे सीधे क्या है, बुक से उठा लिया गया है, यानी बुक से सीधे आपको स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी नहीं फॉलो की है, बुक चैप्टर आपने अच्छे से रीड नहीं किए हैं, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से क्या है, आप सरसरी निगाहों पर भी अगर मतलब नॉर्मली तरीके से भी अगर हर चैप्टर आप अच्छे से देख ले रहे हैं, तब भी आपको मदद मिल जाएगी, थोड़ा बहुत आप तब भी कर लोगे। तो इस वजह से एनसीईआरटी फॉलो करनी है, चैप्टर वाइज आपको जितने भी हैं, अगर खुद से आप रीड कर पा रहे हो तो खुद से भी आप रीड कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तो 5 बजे जो क्लास मिलती है आप उसको ज्वाइन करिएगा। इसमें जो है प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आपको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, चैप्टर वाइज क्लासेस आपको मिल जाएंगी। या फिर आप खुद से रीड करना चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाके आप सोशल साइंस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आंसर आपका जो है इसमें फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 50, इसमें बात कही गई है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र जो है बेसिन की व्याख्या करने वाले जो है कथन का चयन कीजिए। तो पहला है, इस प्रदेश में जो है शंकुधारी वन उगते हैं, या फिर यह जो है बेनिस उपोषण में स्थित है, या फिर इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः जो है मानसूनी है, या फिर जो है बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, यानी स्थलाकृति है। तो आंसर जो है इसमें आपका सही होगा 50 का 4, यानी कि बी सही है, सी सही है और डी सही है। ए आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शंकुधारी वन जो है नहीं पाए जाते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। बट आपका सी भी सही है, यानी बी भी सही है, सी भी सही है और आपका डी भी सही है। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। 51 पे चलते हैं। 51 जो है, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को जो है संसाधन बनाती है। तो पहला निष्कर्षण, या फिर वस्तु की खोज,
या फिर उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता या फिर शुद्धिकरण। तो आंसर जो है आपका 51 का आंसर सही होगा 4। 51 का आंसर आपका होगा 4, यानी उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता जो होती है वो क्या है, मतलब आप किसी वस्तु का अगर प्रयोग कर पा रहे हो तो आपके लिए संसाधन हो जाएगा। मतलब अगर साइकिल है, अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हो तो आपके लिए वो संसाधन है। मोबाइल है, आप मोबाइल का प्रयोग कर पा रहे हो तो आपके लिए संसाधन है। अगर आपके पास पेन है तो आप उसका प्रयोग कर रहे हो तो आपका संसाधन है। यानी जिस भी वस्तु का आप प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, वो आपके लिए एक संसाधन हो जाता है। तो आंसर आपका 4 सही होगा। 52 पे चलते हैं। 52 जो है इसमें बात कही गई है कि सन 1929 में सन 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की जो है न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई। यानी कि जब 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था तो उसमें जो है महिलाओं के लिए और मतलब महिलाओं के लिए शादी की, यानी महिलाओं और पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी। तो 21 वर्ष, 18 वर्ष, या फिर 17 वर्ष, 15 वर्ष, या फिर 18 वर्ष, 16 वर्ष, या फिर 20 वर्ष और आपका 18 वर्ष। तो 52 जो है 4 ऑप्शन होगा, यानी कि लड़कों की जो थी, पुरुष की थी 18 वर्ष, महिलाओं की थी 16 वर्ष। उसके बाद संशोधन हुआ, फिर क्या हुआ, डेट चेंज हुई, लड़कियों की 18 मतलब उम्र जो है 18 वर्ष, लड़कियों की 21 वर्ष। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपका क्या है, मतलब 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें आपका जो है पुरुषों का 18 वर्ष था और महिलाओं की 16 वर्ष उम्र थी जब आपका 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। उसके बाद संशोधन होकर इसमें चेंजमेंट आया तो आपका क्या हो गया, 18 वर्ष लड़कियों की उम्र हो गई, 21 वर्ष जो है वो लड़कों की उम्र हो गई थी। तो आंसर आपका 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 53 पे। अगला है प्रेयरी मतलब प्रेयरी को विश्व का जो है धन्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो पहला है, यहाँ लोग जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं, यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का जो है यहाँ प्रयोग किया जाता है, इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। तो आंसर आपका जो होगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 53 है, इसमें आपका आंसर जो होने वाला है 4, यानी कि आपका बी भी सही है और आपका सी भी सही है कि यहाँ के लोग क्या है, बहुत परिश्रमी होते हैं और आपका कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। तो आंसर आपका जो है 4 होगा। 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इस प्रदेश में अधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो आंसर आपका जो है 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 54 पे। 54 जो है इसमें बात कही गई है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी। यानी जो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक है, ये इसको किसने लिखा। तो आपका ताराबाई शिंदे हैं, या फिर A.V. जो है रामास्वामी नायकर हैं, या फिर वीरे संलिंगम जो है पंतुलू हैं, या फिर पंडिता जो है रमाबाई हैं। तो आंसर आपका जो है 54 फर्स्ट होगा, यानी ताराबाई शिंदे जो है इन्होंने बुक लिखी है, इनके द्वारा ये लिखी गई है स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, तो इसके बारे में मतलब स्त्री और पुरुष की जो कंडीशन रही पुराने टाइम में, कैसे सिचुएशन थी, उसके बारे में इसमें दिया गया है। तो इसमें आपका ताराबाई शिंदे होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 55 पे। गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले, सही विकल्प का चुनाव करें। यानी जो गेहूं है, ये हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था कि गेहूं के उत्पादन कहाँ से स्टार्ट हुई, धीरे धीरे लोगों ने खेती करना कब शुरू किया, धीरे धीरे लोगों ने पशु पालना कैसे शुरू किया, धीरे धीरे लोग एक जगह कैसे रुकने लगे, कैसे गाँव का निर्माण हुआ। तो ये सब कुछ हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था। अगर आपने चैप्टर नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं। तो आंसर आपका होगा सुलेमान और मतलब किरथर की पहाड़ियां थी, या फिर नीलगिरी जो हिल्स है, या फिर जो आपका मालाबार है, या फिर गारो है। तो आंसर आपका 55 का, यानी जो क्वेश्चन नंबर 55 है, इसमें आंसर होगा फर्स्ट, यानी सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियां थी
सबसे पहले वहां पे इसके साक्ष्य मिले थे कि लोग वहां पर गेहूं और जौ की फसल उगाने लगे थे। तो आंसर आपका फर्स्ट सही होगा, यानी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार मतलब ये पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 56 पे। क्वेश्चन नंबर जो 56 है, इसमें बात कही गई हमारा सौर परिवार निम्नलिखित जो खगोलीय पिंडों से बना है, यानी जो सौर परिवार है वो क्या है, खगोलीय पिंडों से बना हुआ है। तो उसमें क्या क्या पाया जाता है जो सौर मंडल है, तो आपका सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह आपका उल्का पिंड है, या फिर ग्रह है, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आपका सप्तऋषि जो तारामंडल है, या फिर नक्षत्र मंडल जो है ग्रह और सूर्य है, या फिर उपग्रह, ग्रह और ध्रुव तारा है। तो 56 जो है आंसर फर्स्ट होगा, यानी कि सूर्य भी पाया जाता है, ग्रह भी है, उपग्रह भी है, क्षुद्र ग्रह भी है और उल्का पिंड भी होते हैं जो आपका सौर परिवार है। तो इसमें आपका आंसर जो है फर्स्ट सही होगा, यानी खगोलीय पिंड जो है बना हुआ उसमें सूर्य भी है, ग्रह भी है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह आपका उल्का पिंड भी है। तो आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 57 है, निम्नलिखित में से वायुमंडल का जो है अधिकांश कौन सी जो है दो गैसें हैं, यानी वायुमंडल में अधिकांशता कौन सी दो गैसें जो है जो कि ज्यादा है, मतलब ज्यादा मात्रा में है। तो पहला है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ओजोन और हीलियम, या फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो 57 जो है फर्स्ट होगा, यानी कि हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन भी वायुमंडल में अधिक मात्रा में है और आपका ऑक्सीजन भी वायुमंडल में अधिक मात्रा में है। ठीक है, यही दो गैसें जो है ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 58 पे। 58 जो है इसमें बात कही गई है एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है, यानी मान के चलिए आपकी ये पृथ्वी है, तो इस पे जो ये रेखाएं पड़ी हुई होती हैं उसको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। जो आपकी खड़ी रेखाएं होती है उसको कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं, यानी कि जो पृथ्वी पर रेखाएं एटलीस्ट खींची गई हैं तो क्यों खींची गई, आखिर ये क्यों, मतलब इसका क्या रीजन रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, यानी जो रेखाएं खींची गई इससे ग्लोब सुंदर बनेगा, आकर्षित बनेगा, अट्रैक्टिव बनेगा, या फिर ये पृथ्वी पर हर रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं, या फिर ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए, या फिर पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। तो आंसर जो है आपका 58 4 होगा आंसर इसका सही, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, यानी कि जो ग्लोब पर रेखाएं बना दी गई तो आपको समझ में आएगा कहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, कहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, कहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पर भारत है, कहाँ पर एशिया है, कहाँ पर अमेरिका है। तो क्या है, आपको सब कुछ जो है रेखाओं के माध्यम से पता चल जाएगा कि कहाँ पर अक्षांश है, कहाँ पर भूमध्य रेखा है। तो ये सब कुछ कहाँ से आपको पता चला, रेखाओं के माध्यम से पता चल पा रहा है। तो आंसर आपका 4 सही होगा, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए जो है अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 59 पे। 59 जो है इसमें बात कही गई है कि भारत और बांग्लादेश जो है पटसन यानी जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की जो है वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो पहला है यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, या फिर इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, या फिर इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, या फिर इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका आंसर जो है 4 सही होगा, यानी कि ए सही है, बी सही है और आपका डी सही है कि इसे निम्न ताप और निम्न वर्षा की आवश्यकता जो है नहीं होती है, क्योंकि क्या है जो जूट है इसकी उसको मतलब इसका उत्पादन में वृद्धि करनी है, वृद्धि को मतलब बल प्रदान करना है, तो ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से जो है विकसित होती है, और साथ ही साथ इसे उच्च तापमान भी चाहिए होगा, और आपका जो है इसमें भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता भी पड़ती है। तो आंसर आपका 4 होगा, यानी निम्न जो है तापमान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अधिक वर्षा भी चाहिए और अधिक तापमान भी चाहिए होगा। तो आंसर आपका जो है 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, कल हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे क्या कहा जाएगा, उपार्जित बीमारियां, या फिर जन्मजात बीमारियां, या फिर संचरणीय बीमारियां, या फिर आनुवांशिक बीमारियां।
तो आंसर आपका 4 होगा कि संचारणीय बीमारियां होंगी, क्योंकि क्या है, एक दूसरे के संपर्क से फैल रही हैं। अगर आनुवांशिक यानी जो आपको हेरिडिटी से ही मिली हैं तो आपकी आनुवांशिक हो जाएंगी, यानी आपको जो आपके माता पिता से बीमारियां मिली हैं। ठीक है, जन्मजात जो बीमारियां होती हैं यानी जन्म से ही आप में अगर कोई बीमारी है तो जन्मजात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जल भोजन वायु से फैल रही हैं तो आपका संचरणीय बीमारियां हो जाएगा। तो आंसर आपका 4 सही होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग कल से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यानी 61st से कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए, कल की क्लास में भी हम लोग 30 क्वेश्चन कर लेंगे, जो कि आपके में सोशल साइंस 60 नंबर का आता है। तो इसमें क्या है, कंटेंट भी आपको मिल रहा है, साथ ही साथ पैडागोजी भी आपको देखने को मिल रही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट में अपना स्कोर मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। 30 ऑफ आपके कितने सही हुए हैं, कमेंट में अपना बताइएगा स्कोर। ये क्लास 5 बजे मिलती है तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। कल हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, तो कल की क्लास को ज्वाइन करिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आपको डेली यहाँ से क्लास प्रोवाइड की जाती है। अगर आपने चैप्टर वाइज क्लासेस नहीं देखी तो वो भी जा करके देख सकते हैं। अगर आप खुद से रीड करना चाहते हैं तो खुद से भी आप रीड कर सकते हैं, बट आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका सोशल साइंस अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। अगर आप सीटेट को क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहते हैं तो 2 चीज़ें करिए, बस एनसीईआरटी फॉलो करिए प्लस प्रीवियस के क्वेश्चन करिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका सीटेट पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने यही किया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हो गया था। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करती हूँ कि आपको क्या करना है, बस एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस के क्वेश्चन। अगर 2 चीज़ें आप करते हैं सीटेट की प्रिपरेशन के दौरान तो आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको क्लासेस भी यहाँ से मिलती हैं तो क्लासेस भी आपको टाइम से मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास डेली 5 बजे मिलती है तो इसको ज्वाइन करिएगा, भूलना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप 5 बजे की क्लास ज्वाइन करेंगे तो अच्छे से आपका पेपर 2 भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।